नमस्कार, मैं प्रियंका राय राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कैसे हुआ, भारतीय शिक्षा आयोग ने किन किन बिंदुओं पर अपना सुझाव दिया और भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का क्या प्रतिवेदन था, क्या रिपोर्ट थी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन वुड के घोषणा पत्र के बाद हुआ था और वुड का घोषणा पत्र जो है वो 1854 में हो गया था और 1854 के घोषणा पत्र के बाद ही 1857 की क्रांति हुई थी और उसका मतलब इस घोषणा पत्र का प्रभाव कहीं ना कहीं उस क्रांति के रूप में उभर के सामने आया था। तो उसके बाद कंपनी का ये नियम था कि वो प्रत्येक 20 वर्ष के बाद जो शिक्षा नीति थी उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करती थी और वुड के घोषणा पत्र को घोषित हुए 25 वर्ष से ज़्यादा हो गए थे। तो 1854 को लागू हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया था। तो लॉर्ड रिपन महोदय ने 1882 में 3 जनवरी 1882 में एक शिक्षा आयोग का गठन किया, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया, जो कि सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में किया गया था और अध्यक्ष के नाम पर ही इस आयोग का नाम हंटर कमीशन भी रखा गया था। तो इस आयोग ने विभिन्न बिंदुओं पर सुझाव दिया। इस आयोग की नियुक्ति मुख्य रूप से वुड के घोषणा पत्र में घोषित शिक्षा नीति 1854 के क्रियान्वयन और परिणाम का अध्ययन करने के लिए भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इसके साथ ही साथ तत्कालीन शिक्षा की जो नीति थी, तत्कालीन शिक्षा नीति का अध्ययन करने के लिए भी इस आयोग का गठन किया गया था और उसके बाद जो उसका शिक्षा नीति थी उसका विकास करने और उसमें सुधार करने के लिए भी इसका गठन किया गया था। उसके साथ ही साथ जो ये वुड के घोषणा पत्र पर ही इस नीति ने ज़्यादा गहराई से अध्ययन किया और तत्कालीन शिक्षा के संपूर्ण रूप से तत्कालीन मतलब जो वर्तमान समय की या उस समय की जो शिक्षा नीति थी उसका पूरा संपूर्णता से या पूरी शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया और उसके बाद अपना सुझाव प्रस्तुत किया। तो पहला सुझाव इस आयोग ने दिया था वुड के घोषणा पत्र में घोषित शिक्षा नीति 1854 के संबंध में। वुड के घोषणा पत्र 1854 के विषय में या 1854 के संबंध में। वुड के घोषणा पत्र 1854 के विषय में। इस जो भारतीय शिक्षा आयोग ने वुड के घोषणा पत्र में जो घोषित शिक्षा नीति थी 1854 की जो शिक्षा नीति थी उसका समर्थन किया और साथ ही अनुभव किया कि इस शिक्षा नीति का जो क्रियान्वयन है वह सही प्रकार से नहीं किया गया है और इस नीति में परिवर्तन करने के लिए वुड के घोषणा पत्र की शिक्षा नीति में परिवर्तन करने के लिए इस भारतीय शिक्षा आयोग ने जो सुझाव दिए थे वो निम्न प्रकार से हैं। जो पहला सुझाव इन्होंने दिया था, इस भारतीय शिक्षा आयोग ने वुड के घोषणा पत्र के विषय में जो पहला सुझाव दिया था वो ये दिया था कि सरकार जो प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय से तात्पर्य है कि जो नगर पालिका हैं, जो जिला परिषद हैं, उनके ऊपर दे दिया जाए, उनका दायित्व हो या उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। तो प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों पर छोड़ दिया जाए और माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व जो व्यक्तिगत संस्थान हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। और दूसरा जो सुझाव था वो था कि सहायता अनुदान प्रणाली देने में, सहायता अनुदान को प्रदान करने में उदारवादी नीति को अपनाया जाए और इस संबंध में भी आयोग ने
विभिन्न सुझाव दिए थे। सहायता अनुदान के संबंध में आयोग ने विभिन्न सुझाव दिए थे जो कि निम्न प्रकार हैं। सहायता अनुदान के संबंध में जो इस भारतीय शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया था, इसमें नंबर 1 है कि विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं, विद्यालय के जो शिक्षक हैं, उनका वेतन, छात्रों की छात्रवृत्ति, इनके साथ साथ विद्यालय के भवन निर्माण, प्रयोगशाला और पुस्तकालय के लिए भी कुछ धनराशि या अनुदान प्रदान किया जाए। और नंबर 2 इसमें था कि जो सहायता अनुदान प्रणाली के लिए जो नियम बनाए जाएं वो सरल हों, उदार हों, बहुत कठिन नियम, बहुत कठोर नियम न बनाए जाएं, अर्थात उदारवादी नियमों का पालन किया जाए। नंबर 3 था कि सहायता अनुदान के नियमों को प्रांतीय आवश्यकताओं के अनुकूल रखा जाए, कि विभिन्न प्रांत की आवश्यकताएं देश काल परिस्थिति या वातावरण के हिसाब से भिन्न भिन्न होती है, तो उनके उसी के अनुसार प्रांतीय अवस्थाओं के अनुसार, प्रांतीय आवश्यकताओं के अनुसार इस आयोग ने ये निर्णय लिया या कहा कि जो सहायता अनुदान दिया जा रहा है वो प्रांत की आवश्यकताओं के अनुसार ही इसका वितरण किया जाए। नंबर 4 था कि सहायता अनुदान के नियम विभिन्न मदों के लिए भिन्न भिन्न हों, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि विभिन्न मदों के लिए भिन्न भिन्न हों, कि भवन निर्माण के लिए अलग मद हो, पुस्तकालय के लिए मद हो, प्रयोगशाला के लिए मद हो, छात्रवृत्ति के लिए मद हो, शिक्षकों के वेतन के लिए मद हो, अर्थात विद्यालय संबंधी जो भी खर्च हो, जो सहायता अनुदान दिया जा रहा हो, वो भिन्न भिन्न मदों के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार का भिन्न भिन्न मदों के लिए वो दिया जाए। नंबर 5 है इसमें कि सहायता अनुदान के जो भी नियम हैं उसमें, उन नियमों में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत जो व्यक्ति हों, विशेषकर से जो वहाँ विद्यालय के प्रधानाचार्य हों, उनको उसके बारे में, सहायता अनुदान के बारे में अवगत कराया जाए। सहायता अनुदान के नियम को शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग ही जान पाएं, उसको जाने, विशेष रूप से जो प्रधानाचार्य हैं वह उससे अवगत रहें। नंबर 6 है कि विद्यालय में सहायता अनुदान जो है वो प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, कि नहीं ये विद्यालय इस प्रकार का है तो इसे यहाँ पे कम देना है, यहाँ पे अधिक देना है, इस प्रकार का भेदभाव न किया जाए, बल्कि सबको समान रूप से जो अनुदान दिया जाए वो सबको समान रूप से दिया जाए। और नंबर 7 है इसमें कि सहायता अनुदान देने से पहले उन विद्यालयों की जांच की जाए, वहाँ पे जा करके वहाँ पे जांच की टीम जाए और वहाँ जाके जांच करे कि इस विद्यालय की क्या स्थिति है और कितना मद या कितना धन इस विद्यालय के लिए आवश्यक है। और इसके साथ ही यह भी अगला जो पॉइंट है उसमें ये कहा गया था कि सहायता अनुदान दिया जाए तो उसके लिए उसमें सहायता अनुदान जिन भी विद्यालयों को प्रदान किया जाए उसके बाद उन विद्यालयों के किसी भी मामले में हस्तक्षेप न किया जाए, वह विद्यालय अपने हिसाब से उस धन को जो अनुदान दिया गया है उसको व्यय करे। तो इसमें 2 पॉइंट बताए गए। जो पहला पॉइंट था वह प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के संबंध में बताया गया, और जो दूसरा जो सुझाव दिया गया वो सहायता अनुदान प्रणाली के लिए दिया गया। एक बार हम फिर देखते हैं कि इस भारतीय शिक्षा आयोग ने वुड के घोषणा पत्र के विषय में अपना सुझाव दिया, जो इसमें 2 बिंदु थे। पहला बिंदु था कि भारतीय शिक्षा या जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी उसमें जो प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों को पर छोड़ दिया जाए और उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व जो व्यक्तिगत प्रयास हैं, जो व्यक्तिगत संस्था हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। और इसमें दूसरा सुझाव इस आयोग ने दिया था कि जो सहायता अनुदान प्रणाली में उदारवादी नीति को अपनाया जाए। तो भारतीय शिक्षा आयोग ने वुड के घोषणा पत्र के विषय में अपना सुझाव दिया और इस आयोग ने यह महसूस किया था कि जो वुड के घोषणा पत्र में बनाई गई शिक्षा नीति थी
उसका सही समर्थन तो किया था उस शिक्षा नीति का, लेकिन जो शिक्षा नीति थी कहीं न कहीं उसका पालन सही प्रकार से नहीं हुआ, उसका क्रियान्वयन सही प्रकार से नहीं हुआ। तो इस आयोग ने 2 सुझाव उनके घोषणा पत्र के संबंध में दिया था। बच्चों, आज की क्लास में यही समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।